भैया। ओके, तो आकृति भी लास्ट क्लास ये अटेंड की थी, बाद बाकी सब बच्चा भी अटेंड किया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, यहाँ ध्यान से सुनना। हम लोग जो पढ़े थे अपथ्रस्ट के बारे में, तो अपथ्रस्ट लगता है कब बॉडी फ्लोट करता है, कब बॉडी सिंक करता है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, ये सारा चीज हम लोग पढ़ रखे थे। तो इसके बाद हम तुमको बताए थे कि भैया अपथ्रस्ट जो लगता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग सीखे थे, क्या था फॉर्मूला बताओ जरा सा। हम लोग को पूरा इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आने वाला है। जैसे हम तुमको बोले थे कि P इक्वल्स टू HDG का न्यूमेरिकल बहुत इजी हो सकता है तुम्हारे लिए अगर ये सब बात पे ध्यान दो। उसी तरह हम तुमको यहाँ पे भी बता रहे, इसके फॉर्मूला पे अगर ध्यान दोगे, इसका न्यूमेरिकल भी तुरंत बन जाएगा। पूरे बुक में यही दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाता है। तो कैलकुलेशन लेंदी ना हो तो हम तुमको तरीका भी सिखाए थे कि कैसे क्या कर सकते हो। अब वो बच्चा सफर करेगा जो बच्चा बनाया नहीं था। हम फिर तुम लोग को बोल रहे हैं, वीडियो तुम लोग के ग्रुप में भेजा हुआ है, तुम लोग वापिस से देखो और उसके न्यूमेरिकल्स को बना लो। अगर कभी भी बनाए होगे तुम्हारे कॉपी में रहेगा, तुम कभी भी दोबारा कॉपी खोलोगे तुम बना सकोगे। तो इसीलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं, एक बार तुम लोग खुद से बनाओ। ओके, खुद से बनाना है, अपने स्कूल के कॉपी में कर लो, होमवर्क में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास वर्क, क्वेश्चन आंसर जो तुम लोग को मन करे बनाओ। हमको बस चाहिए कि तुम अपने से वो चीज बनाए हो। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट। तो तुम ही लोग मेरे को बताओ ये चीज पढ़े थे कि नहीं। पहला चीज भैया फॉर्मूला हम लोग को बताए थे कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू VDG होता है। कौन बच्चा मेरे को बताना चाहेगा यहाँ पे V क्या होता है। सर भैया वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इमर्ज्ड ऑफ द पार्ट। बॉडी वेरी गुड भैया, सबमर्ज्ड। वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड पार्ट। तो तुम लोग मेरे को बताया कि भैया आप कंटेनर ले लो, उसमें क्या करो, बॉडी को डुबो दो। अगर बॉडी इतना सा डूबा हुआ है तो बोला है, बताया था पार्सली। ठीक है, पार्सली का मतलब ये नहीं होता है कि आधा, पार्सली का मतलब होता है पार्ट ऑफ। तो कितना भी बॉडी पानी के अंदर है वो क्या करेगा, पानी उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा। तो पानी पूरे बॉडी पे अपथ्रस्ट लगाएगा वैभव, की जो डूबा हुआ उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा वैभव। मेरा डूबा हुआ पार्ट है। जो डूबा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो जो डूबा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, ऊपर अपथ्रस्ट लगाया। कल देखो क्विज में भी एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि पहला राउंड तक जो कि बुक से तुम लोग से पूछा जा रहा था क्वेश्चन, उसमें ग्रुप ग्रीन सबसे लास्ट में था। और फिर क्या हुआ, जो ग्रुप का है ही नहीं उसके बाद ग्रुप ग्रीन जो है सबसे आगे बढ़ गया। तो यही चीज है, तुम लोग का जनरल नॉलेज किसी उसमें काम आया। जो भी ग्रुप ग्रीन में था वो लोग का जनरल नॉलेज काम आया, बुक का पढ़ा नहीं था। पढ़ा था तुम कृष्णा, तुम तो एक भी चीज नहीं बताया था बुक से। हाँ भैया, हिस्ट्री से भी कुछ नहीं पढ़ा था मैं। देख मेरे को जनरल बोल नॉलेज रहा तो कुछ पता नहीं पढ़ा था। था, तो पढ़ाई का उसके लिए ना लिए थे टेस्ट। सरप्राइज तो तुम ही हमको मैं दे दिया। चलो देखो यहाँ पे, एफ बी इक्वल्स टू क्या हुआ, VDG। तो V मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, जो पानी के अंदर क्या है, डूबा हुआ है। अब यहाँ पे देख क्या बता रहा है, डेंसिटी यहाँ पे क्या है, लिक्विड का। जो ये डेंसिटी जो लेंगे, किसका डेंसिटी लेंगे, लिक्विड का। भैया हमको ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर एक बात बता देते तुम लोग को, मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, और तुमको बॉडी का डेंसिटी दे देता है। बॉडी का डेंसिटी क्या कर देता है, दे देता है। एक डेंसिटी दे देगा और एक क्या दे देगा, मास दे देगा। तो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ V। बताओ मेरे को तुम लोग कोई। तेरे को इस बॉडी का वॉल्यूम, मास दे दिए और डेंसिटी दे दिए, कैसे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे इसका। भैया रेशियो निकाल के। रेशियो भैया निकाल देंगे, किसका रेशियो निकाल देंगे। देखो ये फॉर्मूला भूल गया अब तुम लोग, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, मास बाई वॉल्यूम होता भैया है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मास बाय डेंसिटी आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे मास देखिए, बाय मान लीजिए डेंसिटी। अगर इस बॉडी का मास और डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम पहले ही बता दिए तुम लोग को। तो इसीलिए यहाँ VS हम तुम लोग को बताए थे, याद रखने के लिए वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट हो जाता है, और D फॉर डेंसिटी ऑफ क्या हो जाता है, भैया आप लिक्विड हो जाता है, और G फॉर क्या है, ग्रेविटी। अब एक और बात तुमको यहाँ बताते कैलकुलेशन वाइज, कि G में क्या होता है कि भैया G का वैल्यू 9.8 अगर दिया है तो, हाँ बोल वैभव कुछ बोलना चाहता है। भैया आप बोले थे कि स्मॉल v का ये होता है कि स्मॉल v को डिनोट करते हैं ना उससे। हाँ हाँ वो ठीक है, इसी वो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल वी डी अभी अच्छा ठीक है। वैभव कहना चाहता है कि भैया छोटा वी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ VS ले लिए, ठीक है वैभव। हाँ, वैभव कहना चाहता है कि भैया अगर आप पूरे बॉडी को V दिखा रहे हैं तो जो पानी के अंदर है उसको छोटा V दिखा दीजिए। ठीक है, वो तो समझाने के लिए बोले थे वो, या तो यहाँ भी आज बोल रहे हैं कि VS ले लीजिए।
तो बस वो अगर ये बात तुम समझ गए हो कि कौन सा वॉल्यूम को लेना है तो सिंबल मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो तो तुम छोटा v भी ले सकता था या vs भी ले सकता था। तो बस इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि ये ठीक जो है v भैया। है, ये v कौन सा v है, जो पानी के अंदर है, जो पानी के क्या है, अंदर है। तो ये चीज को ध्यान रखना, बस यही है। और जी फॉर तो ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू भैया। टू ग्रेविटी हो जाता है। तो लार्जर द वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से हम लोग का बचा हुआ था, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लार्जर द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। जरा सा तुम लोग इसको ऐसे करके लिख ले, तो यहाँ पे बगल में ये यहाँ पे लिख लेना, तो ये चीज FB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, FB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ये V कौन सा V है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो कहना चाहता है जितना ज्यादा पार्ट पानी के अंदर डूबा रहेगा उस पे उतना ज्यादा पानी क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भैया वाटर डिस्प्लेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वाटर डिस्प्लेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पुशिंग एन एम्प्टी कैन और कॉर्क इनटू वाटर एज डिस्कस्ड अर्लियर। क्या होता है वैभव बता, अगर हम कॉर्क को या बैलून को धक्का मार के नीचे गिरा पानी में डुबाना चाहेंगे, क्या होगा बताओ। भैया वो फिर ऊपर हो जाएगा। वो भैया फिर ऊपर हो जाएगा। क्यों होगा वैभव? भैया जो कि नीचे से ये अपथ्रस्ट लग रहा है। वाह वैभव, ठीक है, एकदम सही बता रहा है सारा आंसर वैभव। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पुशिंग एन एम्प्टी कैन ऑन कॉर्क इनटू वाटर एज डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज एक्सपीरियंस्ड दैट द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू वाटर इंक्रीजेस एज मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द पुश्ड इनटू वाटर। यहाँ पे बोला क्या कि आप भैया अभी, अब चलो तुम लोग यहाँ पे मेरे को बताओ, एक बॉडी इतना पानी में डूबा हुआ है, एक बॉडी, यही बॉडी इतना पानी में डूबा हुआ है, अपथ्रस्ट किस में ज्यादा लगेगा, ए पे कि बी पे? ए पे। ए पे। तो वही बोलना चाह रहा है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भैया जितना ज्यादा वॉल्यूम पानी में डूबा हुआ रहेगा, अपथ्रस्ट क्या होगा, उतना ज्यादा उस पे लगते रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सिमिलरली व्हेन ए बंच ऑफ फेदर्स एंड पेबल्स ऑफ सेम मास, अब मास से रिलेट कर रहा है, ध्यान से सुनना सब बच्चा, पहले वॉल्यूम से रिलेट कर रहा था, मास से। व्हेन ए बंच ऑफ फेदर एंड अ पेबल ऑफ सेम मास आर अलाउड टू फॉल इन एयर, एयर में, ठीक है। द पेबल, ये हम लोग पहले भी किए थे, गैलीलियो के बारे में हम तुम लोग को बताए थे, ठीक है, जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे कि भैया वो क्या किया था, लोहा और फेदर्स या ऊल बोले थे और उड बोले थे, दोनों छत से फेंका। तो अगर हम बताओ फ्रिक्शन को हटा देंगे, पहले कौन गिरता है, उड गिरेगा कि उल गिरेगा? एक साथ ही रहेगा भैया। नहीं अगर मास से हुआ तब नहीं, वो फैक्टर ही नहीं था। भैया उड। उड गिरेगा पहले। अगर एयर हटा दिया जाए, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस लगा रहा है, एयर हटा दिया जाएगा तब दोनों साथ गिरेगा। एयर हटा दिया जाएगा तब दोनों मास सेम है, हाँ वो बात तो है ही, ठीक है, लेकिन एयर जो है रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो ऊल पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा लगेगा कंपैरेटिव टू क्या, वुड। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब आगे देखो क्या लिखता है, सिमिलरली व्हेन ए बंच ऑफ फेदर्स एंड पेबल्स ऑफ सेम मास आर अलाउड टू फॉल इन एयर, यहाँ ध्यान देना, the pebble falls faster than the bunch of feathers, the pebbles falls faster than the bunch of feathers। यहाँ पे क्या चीज में गिराया गया, एयर। the reason is that upthrust due to, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट के बारे में बता रहा है कि भैया आप जब गिराए थे तो अपथ्रस्ट किस पे ज्यादा लग रहा है, उड पे कि ऊल पे? ऊल पे अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा है। FB जो है यहाँ पे, FB और FB डैश, दो FB ले लिए अपथ्रस्ट, एक FB और FB डैश है, तो यहाँ बोलना चाहता है कि उल पे अपथ्रस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। The reason is that upthrust due to air on pebble is less than pebble the reason is that upthrust due to air on pebble is less than that of bunch of feathers because the volume of the pebble is less than that of bunch of feathers। तो यहाँ पे एक और फैक्टर कौन आया, वॉल्यूम ही आया वापिस से। मास तो भैया दोनों का सेम कर दिए। सुनो फिर से, 100 kg का लकड़ी ले लिए, 100 kg का ऊल ले लिए, ठीक है, तो ऊल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ऊल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिव टू क्या, इसके। तो ये जो है इसका वॉल्यूम जो है, लकड़ी का वॉल्यूम जो है वो कम है और ऊल का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पे अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो एयर पे भी क्या चीज का फैक्टर बता दिया, वॉल्यूम ही बता दिया। एयर में भी क्या चीज का फैक्टर बता रहा है, वॉल्यूम, क्योंकि इस पे भैया ऊल का वॉल्यूम ज्यादा है। अब भैया हम यहाँ पे हटाइए ना, ना ऊल ले रहे हैं हम, यहाँ पे क्या ले लेते, लकड़ी ले लेते और लोहा ले लेते, आयरन ले लेते हैं और वुड ले लेते हैं। कितने कितने किलो का, 100 kg का, 100 kg का। भैया आयरन का जो है वॉल्यूम वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब और लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ अपथ्रस्ट किस पे ज्यादा लगेगा,
लकड़ी पे लकड़ी पे। वुड क्यों पे लकड़ी पे ज्यादा लगा? क्योंकि भैया इसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इस कारण से इस पे अपथ्रस्ट क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। यहाँ पे हमको मास से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन फिर देखो यहाँ पे एक लास्ट में लाइन क्या लिखता है, हाउएवर इन वैक्यूम बोथ द बंच ऑफ फेदर्स एंड पेबल्स विल फॉल टुगेदर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भैया नीचे से अपथ्रस्ट लगाने वाला कोई नहीं है। वैक्यूम कर दिए तो वैक्यूम का मतलब देयर इज नो एयर, देयर इज नथिंग। वैक्यूम का मतलब कंप्लीट एम्प्टी स्पेस। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, अपथ्रस्ट लगाने वाला ही कोई नहीं है, जिसके कारण से क्या हो जाएगा भैया? दोनों साथ साथ गिरेगा। तो अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भाई हाँ भैया। हाँ भैया आ रहा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बात बताया, फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। फिर दूसरा लाइन यहाँ पे क्या लिखता है, सुनना सब बच्चा ध्यान से, फॉर सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी। अब दूसरा फैक्टर बता रहा है डेंसिटी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख ध्यान से, एक कंटेनर इधर लिए, दूसरा कंटेनर इधर लिए, ध्यान से सब बच्चा देखना और मेरे को बताना कि क्या अंतर है इसमें। कुछ यहाँ पे भी लकड़ी है, यहाँ पे भी लकड़ी है। एक में हम क्या कर रहे हैं, मरकरी भर दे रहे हैं, मरकरी भर दिए, एक में पानी भर दिए, ठीक है। अब इसमें भी 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी के अंदर है, इसमें भी 100 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी और पानी के अंदर है। अब मेरे को बताओ डेंसिटी जो है किसका ज्यादा होता है, मरकरी का कि पानी का? मरकरी। मरकरी का। अपथ्रस्ट किस पे ज्यादा लगेगा? मरकरी। FB और FB दोनों लगा रहा है, ए पे कि बी पे? बोल चल। ए पे। सबका ए, कोई बच्चा बी बोलना चाहता है कि बी पे होगा? ओके, तो सब सही बोल रहे हैं। FB जो है भैया क्या होगा, ए का ज्यादा होगा। तो FB किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? रो पे। दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी, RHO ग्रीक सिंबल है, डेंसिटी को इसी से दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये D भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। FB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते हैं? डेंसिटी लिख देते हैं। तो ये चीज तुम लोग सब बच्चा ध्यान रखना है, यहाँ पे यही कहना चाहते हैं तुम लोग को, और कुछ नहीं है। सबको समझ में आ गया ये बात भी? तो ये चीज ध्यान रखना है, FB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज के हो गया? डेंसिटी के हो गया। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उस पे अपथ्रस्ट भी क्या करेगा? ज्यादा लगेगा। क्लियर है सबको? अब इसके बाद देख फिर क्या बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखता है ध्यान से, ये ग्लिसरीन ले रहा है, ठीक है, और मरकरी ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद एक पेज यहाँ से कहीं चला गया। भैया जो एक और जो लिक्विड बोले वो कौन क्या चीज रहता है? क्या बोला वैभव? भैया ये जो एगो लिक्विड और पूछे बोले कि वो क्या रहता है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन देखा मूवी में एक्ट्रेस लोग रोती है, आंसू निकलता है हाँ भैया। झुटका, हाँ, तो वही ग्लिसरीन वही है। साबुन जो होता है ना, साबुन आंख में हम लोग के नहाएगा तो आंख में चला जाता है, तो उससे क्या देखना कभी साबुन का डब्बा के पीछे क्या लिखा हाँ। रहता है। अच्छा हमको खाली एक बार बताओ उसके बाद कौन सा पेज था? पेज नंबर 105। 108 है ये, 106 है, 104 ये है ना, ये पेज होगा। ओके ठीक है, हाँ यही है। हाँ भैया यही है। अब देख यहाँ पे, द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द, अब लास्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है, द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग का हीरो सत्यम बताएगा। सत्यम गुप्ता, हेलो। हाँ भैया। हाँ सत्यम, हमको सत्यम बता दे तो जरा से, यहाँ पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम टेबल पे रख रखे हैं ये ब्लॉक को। भैया 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 आपका आवाज अच्छा से नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। पापा का फोन आया था सत्यम आज। लेकिन पापा का फोन मेरे पास आवाज आ गया ना था। भैया तुमको? ऐसा मत कीजिए। आवाज आ गया ना? ठीक है, करो तुम नाटक। आया नहीं था, आज हाँ। आएगा, आज हम करेंगे पापा को, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है, मत पढ़ो तुम। और ऐसे तुम क्या टेस्ट में 28 ले क्या आते हो भैया 30 में, तुम्हारा अलग ही है कारनामा सब। कहाँ भैया ठीक है, क्वेश्चन बोलिए तो। क्वेश्चन यही बोले हैं कि अगर किताब रखा हुआ है टेबल पे तो बताओ कि इस पे कितना फोर्स लगेगा।
भैया जितना उसका वेट है। जितना उसका वेट है तो किस तरफ फोर्स लगेगा? वेट एक्ट भैया इन विच मतलब डायरेक्शन? बुक पेज पलटने लग गया तुरंत लड़का का, नहीं मिलेगा तुमको बुक में। अपवर्ड। नहीं मिलेगा भैया इसको। देखो तुमको ये भी नहीं पता है लेकिन तुम टेस्ट में ले आते हो इतना अच्छा मार्क्स। भैया अपवर्ड डायरेक्शन भैया। वाह, वेट लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अब रुको, दूसरा बच्चा से पूछते हैं। दूसरा कौन हीरो बताएगा? दूसरा सत्यम बताएगा। कल सत्यम वर्मा भी टेस्ट में अच्छा कल परफॉर्मेंस किया था। सत्यम वर्मा जरा बता इसमें कहाँ लगेगा फोर्स? हाँ भैया। इसमें कितना फोर्स लग रहा है सत्यम? सत्यम वर्मा तुमको भी आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है भैया। हाँ तो हम पूछ रहे हैं इस बॉडी पे, ये टेबल पे एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? ये बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन होता था, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं, अगर हम तुमसे पूछेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में पहला सेक्शन ए में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। चलो दूसरा विकेट गिरा। अब आता है केशव बताएगा अपने को। केशव बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 2 भैया, 2 2 ओ वेरी गुड केशव। कौन कौन सा केशव? 2। एक तो वेट लग रहा है वेट कहाँ लग रहा है केशव? डाउनवर्ड, हाँ, और तुम और जो अपवर्ड सत्यम बोल दिए अपवर्ड। वेट लग रहा है अपवर्ड, ठीक है। हमको नहीं लगता कोई बच्चा ये सोचा भी होगा। वेट जो लगता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तुम्हारा जो वेट लग रहा है तुम जमीन के तरफ लगा रहे हो कि हवा पे लगा रहे हो? भैया जमीन के तरफ। हाँ तो तुम ऊपर कैसे बोल दिए? गलती से मिस्टेक हो गया भैया। गलती से मिस्टेक आज पापा से भी होगा तुम्हारे, रुको ना, पड़ेगा तुमको वापिस। हाँ फिर बताओ और कोई, और कौन सा फोर्स लग रहा है केशव? अपथ्रस्ट, अपवर्ड कौन सा फोर्स है? भैया अपथ्रस्ट भैया। क्या बोला? अपथ्रस्ट। देखो यही अपथ्रस्ट। चीज गलती करता है सब बच्चा, ठीक है। मेरे को अब लड़की लोग में से किसी से पूछना। मुस्कान तुम मेरे को बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है दूसरा? फ्रिक्शनल। नो, फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी स्लाइड करेगा। यहाँ तो बॉडी रुका हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन भैया। हाँ तो नॉर्मल नहीं वही, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है भैया ऊपर की तरफ। तुम लोग को कितना बार बता दिए, चैप्टर पढ़ाने से पहले भी ये बात बताए थे कि वेट जो है भैया नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है। उसी तरह अब हम इसको पानी में डुबोए हैं, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग है। इसको रस्सी से लटका देते तो भैया वेट नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है। भैया पानी में डाल दिए तो वेट नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है। तो ये सब क्लियर रखो, ठीक है। रटने का कुछ नहीं है। वेट एक्ट्स ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी भी बॉडी का वेट जो है वो हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड। हम तुम लोग को दिमाग में हटा चुके हैं कि तुम कितना फोर्स लगा रहा है, तुम लोग बोलता है वेट ऑफ द बॉडी। एकदम सही चीज बोलता है और वो जरूरी भी है। न्यूमेरिकल में काम भी आया है तुम लोग को अगर बनाए हो तो भैया फोर्स हम जितना कितना लगा रहे हैं, जितना बॉडी का मेरा वेट है, और वेट कहाँ लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तेरे सामने 3 केस है। टेबल पे रख रखे हम लोग, क्या टेबल पे रख रखे हैं हम लोग एक किताब, तो भैया यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर। फिर हम लोग रख रखे क्या यहाँ पे? टेंशन, रस्सी से लटका रखे हैं तो टेंशन एक्ट कर रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? येलो कलर यूज करते हैं, अपथ्रस्ट लग रहा है। पानी में जब डुबा के रख रखे हैं तो हवा में पानी में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। हवा में अपथ्रस्ट तुम लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अपथ्रस्ट जो है वो पानी के अंदर ही हमको दिखाना है। अब बोलोगे भैया हवा भी तो अपथ्रस्ट लगाता है। हाँ लगाता है, लेकिन वहां पे वो नेग्लिजिबल रहता है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जब पानी के अंदर डुबाएंगे तब हम लोग को इसको देखना है। अब आ जाते बुक में। सब बच्चा ध्यान से देखना। हम लास्ट क्लास में भी बोले थे कृष्ण जी क्या करते हैं? चक्री अपने हाथ में घुमाते हैं। तो चक्री जो अपने हाथ में घुमाते हैं, या तुम लोग जो कृष्ण जी बनने लगते हो स्कूल में, कॉपी हाथ में घुमाता है लड़का लोग। सत्यम घुमाता है ना? सत्यम? हाँ भैया। हाँ ठीक है। तो कॉपी में जो पेन डाल के ऐसे हाथ घुमाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है? तो घुमा रहे हैं तो भैया
हम लोग पेन जो मार्क करते हैं वो बीच में करते हैं, ना कि इधर ना कि इधर, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये बैलेंस्ड होता है। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे बैलेंस्ड होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं एटम का। एटम का मास कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है? सेंटर में, जिसको हम लोग क्या रहता है उसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहता है। तो ये भी तुम देखो सेंटर में है, ना कि इधर साइड में। तो उसी तरह मीटर स्केल ले लेते या सीसॉ, सब बच्चा लोग में तुम लोग बचपन में ऐसे करके सीसॉ में झूला होगा। तो सीसॉ जो होता है बीच से फिक्स किया जाता है, फलक्रम यहाँ बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस किया जा सकता है। तो वही चीज बता रहे हैं। तराजू का एग्जांपल लेते हैं। तराजू में भी कहाँ रहता है डंडा, जो बैलेंस करते हैं बीच में रहते हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जहां पे उसका बॉडी बैलेंस्ड हो जाता है उसको क्या बुलाते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा एक चैप्टर है क्लास 10th में, तुमको तब पढ़ाएंगे, अभी पहले ये ध्यान दे। तो बस इतना सा ध्यान रखना, एक वैसा पॉइंट जहां पे पूरा बॉडी का मास कंसंट्रेटेड रहता है उसको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक और बात बता देते तुम लोग को, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बॉडी के अंदर लाई करेगा? क्वेश्चन है मेरा तुम लोग से, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के हमेशा अंदर लाई करेगा? हाँ भैया। नहीं, ठीक है। अब तुमको हाँ। बताते कैसे। तुम लोग को एक बात आज बता देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तुम लोग को एक एग्जांपल देते बहुत अच्छा सा। तुम लोग सब जन देखे होगे स्पोर्ट कार, ठीक है, स्पोर्ट कार जो होता है और तुम्हारा जो स्कॉर्पियो होता है, ठीक है, जो रोहित शेट्टी अपने मूवी में उड़ाते रहता है। तो स्कॉर्पियो जो होता है, तुम लोग देखना स्कॉर्पियो वाले गाड़ी से एक्सीडेंट ज्यादा होता है। अगर ज्यादा तेजी से चला के आ रहा है और उस अचानक से तुम टर्न मार देते हो तो गाड़ी पलटी खा सकता है, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स कार तुम देखना, जो F1 रेस कार्स होता है वो कितना शार्प टर्न ऐसे करके ले लेता है, ठीक है, बिना घूमे पलटी खाए साथ। तो ऐसा क्यों होता है? तुम लोग देखना, जिसका बेस क्लियरेंस बोलते हैं, क्या बुलाते हैं? बेस क्लियरेंस। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है स्पोर्ट्स कार का बहुत नीचे लाई करता है, बहुत नीचे जमीन से सटा हुआ रहता है। सटा हुआ नहीं बोले, मतलब हल्का सा ऊपर। लेकिन जो तुम्हारा स्कॉर्पियो सब होता है, तुम देखा होगा उसका चक्का से गाड़ी का जो बेस होता है वो कितना ऊंचा होता है। तो यहाँ पे भैया इसके कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से और ऊंचा हो जाता है। जितना ऊंचा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा गाड़ी उतना डिसबैलेंस रहेगा, गाड़ी उतना क्या रहेगा? डिसबैलेंस। स्पोर्ट्स कार वैसे डिजाइन ही किया गया है कि वो बहुत फास्ट चल सके बिना पलटी खाए, तो इसीलिए वो जमीन से सटा रहता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये चीज ध्यान रखना। एक बात ये हुआ। दूसरा चीज हम ये बोल रहे थे कि भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बॉडी के अंदर लाई करता है। नहीं, तुम देखो ये रिंग है, रिंग क्या हुआ, जैसे तुम लोग वो अंगूठी होता है वही बात कर रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सॉलिड रिंग है, मतलब यहीं पे इसका जो भी है ये अंदर से हॉलो है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई कर रहा है? इसके सेंटर पे, ठीक है। सोचो, इसका सेंटर, इसको बैलेंस अगर हमको करना होगा तो हमको ऐसे करके स्टीयरिंग जैसे होता है, ठीक है, ऐसे करके 3 रस्सी बांधना पड़ेगा और ये यहाँ पे जाके बैलेंस्ड होगा, यहाँ पे जाके क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। तो यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं होता हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर लाई करे, कभी कभी बॉडी के बाहर भी होता है। ये चीज को ध्यान रखना अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि फॉर अ यूनिफॉर्म बॉडी, ये ध्यान रखना यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म बॉडी है फिक्स शेप एंड साइज, ठीक है। यूनिफॉर्म बॉडी वो होता है जिसका फिक्स शेप एंड साइज होता है। ये क्या यूनिफॉर्म बॉडी है? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है। For a uniform body completely immersed inside a liquid, the center of buoyancy coincides with the center of gravity. अंडरलाइन कर लो जरा सा तुम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है और वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है, पानी के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो सेंटर ऑफ buoyancy coincides with center of gravity। दोनों भैया एक ही पॉइंट पे लाई करता है। दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही पॉइंट। CB मतलब सेंटर ऑफ buoyancy, CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Both lies on same point. But if a body floats in a liquid with its parts submerged, the center of buoyancy is the center and is at the center of gravity of the displaced liquid. That is the center of gravity of immersed part of body, which lies below the center of gravity of entire body. यहाँ पे इतना बकवास की जगह हम तुमको सीधा से एक लाइन में यही बता दिए थे पहले भी, और वापिस ये बता रहे कि अगर कोई बॉडी पार्सली सबमर्ज्ड है, कोई बॉडी क्या है? पार्सली सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट और ग्रेविटी एक पॉइंट पे नहीं लगता है, वो अलग अलग पॉइंट पे लगता है। भैया बॉयंसी जो लगता है, पहली बात तो बॉयंसी जो लगता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और वो कौन लगाता है? पानी लगाता है। वो कौन लगाता है? पानी। तो वो हमेशा पानी के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। तो वो कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पे।
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमेशा बॉडी के सेंटर पे लाई करेगा, वो बॉडी के कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे। तो ये इधर हो गया जरूरी। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आधा बॉडी पानी से ऊपर है, आधा से ज्यादा बॉडी, हम ऐसे करके मान लेते पानी यहाँ पे था, पानी यहाँ पे था, दिखा सबको, ब्लू कलर पानी दिखा रहा है। पानी अगर यहाँ पे था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पानी के ऊपर आ रहा है कि पानी के नीचे आ रहा है? ऊपर। ऊपर आ रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। हम तुमको ये बात बताना चाहते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड कब करता है? जब बॉडी पानी के टोटली अंदर रहता है और वो यूनिफॉर्म बॉडी रहता है। और सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकता है अगर वो पार्शियली सबमर्ज्ड है। और सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया अब अपथ्रस्ट जो लगता है वो कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। वो कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहा है। अब देखना, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जोसेफ में, अब पता नहीं सिलेबस कट किया है तो हटा भी दिया होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम लोग देखो क्या बताता है। वैभव कुछ पूछना चाह रहे हो? भैया हाँ भैया, अगर हम एक बैलून में पानी भर के फिर उसको पानी में डुबाए तो फिर उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? तुम बताओ। भैया उसमें भी तुम क्या कर रहे हो? फोर्स वही लगेगा, तुम बस भैया मास बढ़ा दे रहे हो उसका। ठीक है, तुम क्या किए, ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा। यहाँ पे तुम वही सेम चीज है, बस उसका क्या कि मान लेते ये एक बैलून है, ठीक है भैया, इसमें हम क्या कर दिए? पानी बढ़ा दिए। अरे बढ़ा दिए तो क्या हुआ? वेट भी लगेगा, तुम वेट बढ़ाए हो, ठीक है, उसमें क्या बढ़ा दिए? वेट। तो वेट नीचे की तरफ लगेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगने लग जाएगा। समझे वैभव? पानी के अंदर कोई फोर्स नहीं लगा, बैलून के अंदर जो हम पानी भरते वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। पानी उस पे, पानी तो कोहेसिव फोर्स लगा रहा है ना, पानी आप अपने आप को चिपका के रखेगा। ठीक है, तुमको बताए थे इसके अंदर तुम पानी भर दिए, तो तुम जो बोलना चाह रहे हो कि पानी इस पे फोर्स लगाएगा, नहीं, पानी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। पानी का मॉलिक्यूल आपस में एक फोर्स लगाता है जो उसको चिपका के रखता है, एक दूसरे के साथ क्या करके रखता है? चिपका के, जिसको कोहेसिव फोर्स लगा कहते हैं। ठीक है, लेकिन रबड़ और इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस यही है कि वेट लग रहा है, जो कि क्या हो जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। वेट वर्टिकली कहाँ हो जाएगा? डाउनवर्ड। ये ध्यान रखना। अब देखो लास्ट लाइन में क्या लिखता है? द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स डाउनवर्ड एट जी व्हाइल अपथ्रस्ट एक्ट्स अपवर्ड एट बी सच दैट डब्ल्यू और एफ बी बराबर है। तो ये स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब बराबर होता है तो इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। जब when two forces acts on a body but in opposite direction and are equal in magnitude, तो उसको क्या कहेंगे? स्टेट को इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टॉपिक भी तुम्हारा क्लास 10th का पहला ही चैप्टर में। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, बता देते तुम लोग को, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। इस पे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैटिक और डायनामिक क्या है हम तुरंत बता देते तुमको। देखो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके क्या है, सत्यम है, केशव खींच रहा है इसको 5 न्यूटन से, आयुष खींच रहा है इसको 5 न्यूटन से। केशव किधर जाएगा भैया? कहीं भी नहीं जाएगा। +5 -5 0 हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया इस पे क्या आ गया? एफ नेट। रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम में, कहीं भी नहीं गया। कौन सा इक्विलिब्रियम में? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि भैया जहां था वहीं रह गया, जहां था वहीं रह गया। ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखो एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन जब उड़ रहा है हवा में, ऐसे करके मान लेते हैं एरोप्लेन उड़ रहा है, हम बहुत सुंदर तो नहीं बना रहे, ये फाइटर जेट टाइप का मान लेते हैं। ये ऐसे करके क्या हो रहा है? उड़ रहा है, इसमें बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, लेकिन मान लेते इसका पहले भी स्पीड था 720 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बाद में भी स्पीड इतना ही है आफ्टर एक्टिंग सेवरल फोर्सेस, और उतने ही वेलोसिटी से वो चलते जा रहा है, ठीक है, आफ्टर एक्टिंग ऑफ सेवरल फोर्सेस। तब ये कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक तब होता है जब वो रुका हुआ रहता है, डायनामिक वो होता है, ऐसा मत सोचना इस बॉडी पे फोर्स नेट 0 नहीं है, अभी भी फोर्स नेट इस पे जो है वो 0 ही है, ठीक है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो रहा है भैया? 0 ही आ रहा है। ऐसे कैसे हो गया भैया? तो देखो सिंपल सा एक लैंग्वेज में समझाते हैं। एक डब्बा है, इसके ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन, इसके नीचे से लग रहा है 50 न्यूटन, इसके इधर से लग रहा है 50 न्यूटन, इधर से लग रहा है 50 न्यूटन। तो भैया +50 -50 गया, इधर +50 इधर -50, बैलेंस कर दिया तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखिए भैया इतना फोर्स लगने के बाद भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम।
जब बॉडी मोशन में रहता है और सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बुला देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बुला देते हैं। तो इक्विलिब्रियम, बट तुम लोग के लिए सबसे पहला आया तो थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? भैया हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। बस यही चीज है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब इसके बाद आ जाओ, देखो क्या बोलता है, रीजन फॉर अपथ्रस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चा मेरे को बताना चाहेगा अपथ्रस्ट का क्या रीजन हो सकता है? कोई बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब जन इस पे स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन आता है। सुनना सब बच्चा इसको अच्छे से, अपने लैंग्वेज में लिखना है, बस बात है कि समझाओगे क्या तुम टीचर को। We have read that a liquid contained in a vessel exert pressure at all points in all direction. चलो जरा सा मेरे को कौन बच्चा बता सकता, अपना हाथ उठा देना खाली। What are the factors affecting liquid pressure? 5 पॉइंट बताए थे हम तुम लोग को। What are the factors affecting liquid pressure? What are the factors affecting liquid pressure? कोई बच्चा हाथ उठाया है क्या? ओके, एक आयुष उठाया है, कृष्णा उठाया है, वैभव उठाया है, 3 बच्चा। लड़की लोग में कोई नहीं है आज? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर? भैया ब्लू टीम तो कुछ बोला नहीं। चलो अब देखो, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिकॉर्डिंग चालू हो गया है क्या? हाँ भैया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें पूरा बताया जा रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का क्या रीजन है? चलो देखो, तो लिखता है यहाँ पे, हम तुम लोग को पूछ रहे थे कि बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर। तो ये बहुत सारा पॉइंट बताए थे, जिसमें 3 पॉइंट अभी हम लोग को डिस्कस करना है। पहला पॉइंट क्या होता है, सेम हॉरिजॉन्टल पे जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे ये देखिए भैया 3 छेद कर दिए। यहाँ पे देख आकृति और बादल और जो चेल्सी, जिसका भी क्लास यहाँ छूटा था, प्रेशर वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, हम ये लोग को ये बात बताए थे कि मान लेते कि एक कंटेनर ले लेते भैया और इसमें 3 छेद करते सेम हाइट पे क्या करते, छेद करते। तो इससे जो पानी निकलेगा वो बराबर प्रेशर से निकलेगा। ए, बी और सी से जो पानी निकलेगा वो बराबर प्रेशर से निकलेगा भैया। पीए, पीबी, पीसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान था तुम लोग को। अब इसके बाद एक और बात बताए थे कि भैया देखिए यहाँ पे आप छेद करते ऊपर में और नीचे में। यहाँ से यहाँ का हाइट है h1 और यहाँ से यहाँ का हाइट है h2। तो h2 इज ग्रेटर देन h1, तो हाइट ज्यादा है या डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए पॉइंट लेंगे या बी पॉइंट लेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर एट बी जो है विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। क्यों? क्योंकि भैया उसका डेप्थ ज्यादा है तो इसका पानी ज्यादा दूर तक जाएगा, इसका पानी क्या होगा, कम दूर तक जाएगा। तो ये बताने का कारण था, इसका यूज आने वाला भी हमको। देखो क्या यूज आएगा, लिखता है यहाँ पे द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, एक और पॉइंट बताए थे कि ऐसे करके कंटेनर है, ये इस पे पॉइंट है, तो पॉइंट पे हर तरफ से जो प्रेशर लगता है, ए बी सी डी, हर तरफ से जो प्रेशर लगता है वो बराबर लगता है। वो प्रेशर जो है वो क्या लगता है, बराबर लगता है। ये चीज ध्यान रखना। लिखता है द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज। इट इंक्रीजेज विथ डेप्थ, जो हम बताए इसके पहले कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से, किसका प्रेशर ज्यादा है ये ब्लॉक पे, P1 की P2? बताओ जरा सा। P2 भैया P2 ग्रेटर देन क्या हो गया, P1 हो गया। P2 जो है वो P1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब देखो आगे क्या बता रहा है, इट इंक्रीजेस विद डेप्थ। लिखता है कि व्हेन ए बॉडी सेज अ ब्लॉक ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, द प्रेशर P2 exert upward on the lower face of the block is more than the pressure P1 exerted downward on the upper face of the block। तो यही चीज अभी हम तुम लोग से पूछे, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर। भैया आप देखो यहाँ पे ऐसे करके आप जो ब्लॉक लिए, इधर प्रेशर लग रहा है आपको कितना, 50 पास्कल, और इधर जो प्रेशर लग रहा है वो है आपका 30 पास्कल। तो बताओ यहाँ पे नेट प्रेशर कितना हो गया, पीए पास्कल। ठीक है, तो पी नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 माइनस 30, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे P2 माइनस P जो कर रहा है वही आ रहा है। अब देखो P2 माइनस P, thus there is a difference in pressure। प्रेशर में क्या है, डिफरेंस। तो अब ये बताओ वो जो डिफरेंस इन प्रेशर है, सिंस
फोर्स लिखता है यहाँ पे, thus there is a difference in pressure between the lower and upper faces of the block since force, अब वो फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स। तो देख यहाँ पे इसी को समझो, अगर ऐसा है तो भैया आप बताओ यहाँ का F1 और यहाँ का F2 वो भी सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? बताओ। सेम आना चाहिए भैया। सेम नहीं आएगा, सुनो क्यों नहीं आएगा बताते। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, P इज इक्वल्स टू F बाई A होता है, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू A। एरिया को तो भैया तुम सेम कर दिए, लेकिन P1 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो F1 है और यहाँ पे F2 है, तो P2 इंटू A, P2 इंटू क्या हो जाएगा A। अब बताओ यहाँ पे P1 ज्यादा था कि P2 ज्यादा था? P2 अगर P2 ज्यादा था तो F2 ज्यादा आएगा कि F1 ज्यादा आएगा? एरिया तो दोनों में सेम कर दिए, लेकिन P1 और P2 पे डिपेंड करेगा ना। तो देखो यहाँ पे तो फोर्स जो है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तो वैसे करके हम कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे भैया जो आप देखिए यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगा, जो अपथ्रस्ट कहलाएगा, वो क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1, ठीक है, जो कि प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। सिंस फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर बाय एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, द डिफरेंस इन प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑफ द टू फेसेस ऑफ ब्लॉक causes a net अपवर्ड फोर्स। आया ना यहाँ पे, तो देख यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है वैसे ही करके जैसे हम तुम लोग को भी करके दिखाए। However, the thrust F on the side walls, अब तुम लोग बोलोगे भैया साइड से भी तो थ्रस्ट लग रहा था, F3 और F4 लग रहा था, ये फोर्स को हम बोले कि कैंसिल कर दिए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भैया देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो फोर्स लगता है या प्रेशर लगता है, फोर्स नहीं, तुमको बताए थे कि 3 छेद एक ही लेवल पे कर देते हैं, तो तीनों से जो प्रेशर लगेगा वो बराबर आएगा, तो प्रेशर बराबर आएगा तो फोर्स भी क्या आएगा, बराबर आएगा। प्रेशर बराबर आ रहा है तो फोर्स भी क्या आ रहा है, बराबर। तो F3 और F4 तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो बचा खाली कौन, बचा भैया ऊपर वाला और नीचे वाला, F1 और F2। तो F2 क्या हो गया, F1 से ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया वही निकाल लो, तो F2 माइनस क्या कर दिए, F1 कर दिए, F2 माइनस क्या कर दिए, F1। तो ये चीज ध्यान रखना, ये अंडरलाइन भी करो कि however the thrust F on the side walls of body gets neutralized, वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया, as they are equal in magnitude and opposite in direction, वो equal in magnitude है and opposite in direction है। तो इस चीज को ध्यान रखना। खत्म। नोट लास्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इफ अ लेमिना, ये बात भी हम तुम लोग को पहले डिस्कस कर चुके हैं। मान ले पतला सा लेमिना क्या था, पतला सा एक ऑब्जेक्ट है, पतला सा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका बताओ क्या होगा, पतला सा ऑब्जेक्ट है तो भैया क्या हो जाएगा, इसका F1 और F2 बराबर आ जाएगा। क्यों बराबर आ गया, क्योंकि भैया इसका कोई थिकनेस ही नहीं है, इसका कोई थिकनेस नहीं होने के कारण ऊपर वाले का प्रेशर और नीचे वाले का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नेट फोर्स 0 आ जाएगा, और क्या होगा, इफ ए लेमिना इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड द प्रेशर ऑन बोथ सरफेस विल बी नियरली सेम। प्रेशर क्या हो गया, ऐसे करके बना लो तो जरा सा, P1 एंड P2 ऐसे करके दिखाओ, और यहाँ पे ऐसे करके दिखा दो P1 इज इक्वल्स टू P2, ऐसे करके, तो तुमको याद रहेगा और कुछ नहीं है। P1 P2 के बराबर हो गया, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा, जो अपथ्रस्ट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी लिख लो, अपथ्रस्ट क्या आ जाएगा, 0। तो एग्जैक्ट नेग्लिजिबल अपथ्रस्ट मतलब ना के बराबर, और धीरे धीरे वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, धीरे धीरे ये अपने वेट के कारण क्या हो जाएगा, सिंक कर। देखिए भैया अपथ्रस्ट तो लग नहीं रहा है, तो खाली कौन फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है, तो वेट लगेगा तो धीरे धीरे करके ये पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बस बहुत सिंपल, सॉरी क्वेश्चन आता है इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पे RSN लिख लो सब जन। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है?